हेलो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स में हमारा चैप्टर है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इस चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक है व्यापार अथवा पेशे के लाभों के निर्धारण से संबंधित अधिनियम की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं। सबसे पहले इस अधिनियम में इम्पोर्टेंट व्यवस्था है गत वर्ष का निर्धारण। नए व्यापार अथवा पेशे का गत वर्ष उसकी स्थापना के दिन से प्रारंभ होता है तथा आगामी 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। पुराने व्यापार का गत वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए गत वर्ष की अवधि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक होगी। नेक्स्ट पॉइंट, लेखांकन की पद्धति का अपनाना। व्यापार अथवा पेशे से लाभ शीर्षक के अंतर्गत करदाता की आय की गणना उसके द्वारा नियमित रूप से अपनाई गई लेखांकन पद्धति के अनुसार की जाती है। आयकर अधिनियम की धारा 145 के अनुसार लेखांकन की निम्नलिखित पद्धतियों में से करदाता किसी भी पद्धति को अपना सकता है। पहला, व्यापारिक पद्धति। इस पद्धति में नकद एवं उधार दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का लेखा किया जाता है। शुद्ध लाभ की गणना लाभ हानि खाता अथवा आय व्यय खाता बनाकर की जाती है। लाभ हानि खाते में समस्त आयों का लेखा किया जाता है, चाहे वे वास्तव में गत वर्ष में प्राप्त हुई है अथवा नहीं। इसी प्रकार समस्त व्ययों का लेखा किया जाता है, चाहे उनका भुगतान गत वर्ष में किया गया है अथवा नहीं। दूसरी पद्धति है हमारी रोकड़ पद्धति, कैश सिस्टम। इस पद्धति में केवल नकद व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत उन समस्त आयों का लेखा किया जाता है जो गत वर्ष में वास्तव में प्राप्त की गई है, चाहे वह आय पूर्व के अथवा बाद के किसी गत वर्ष से संबंधित हो। इसी प्रकार नकद में भुगतान किए गए समस्त खर्चों का लेखा किया जाता है, चाहे वह व्यय किसी भी गत वर्ष से संबंधित हो। यह पद्धति सामान्यतः पेशेवर व्यक्ति जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट आदि द्वारा अपनाई जाती है। नेक्स्ट, आय गणना एवं प्रकटीकरण प्रमापों की पालना। वित्त अधिनियम 2015 द्वारा आयकर अधिनियम में एक नई धारा 145 सबसेक्शन 2 जोड़ी गई है। इस धारा के तहत केंद्रीय सरकार को समय समय पर राजकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके करदाताओं की किसी भी श्रेणी के लिए अथवा आय की किसी श्रेणी द्वारा पालन किए जाने के लिए आय गणना एवं प्रकटीकरण प्रमाप अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है। इस शीर्षक में निम्नलिखित करदाताओं को निम्नलिखित आयों की गणना एवं प्रकटीकरण प्रमाप में करनी होगी, जैसे लेखांकन नीतियाँ, स्टॉक का मूल्यांकन, निर्माणी ठेके, आय की पहचान, दृश्य स्थायी संपत्तियाँ, सरकारी सहायता,
प्रतिभूतियाँ आदि। नेक्स्ट, पुस्तकों अथवा बही खातों का रखा जाना। धारा 44 AA 44 AA की उपधारा 1 के अनुसार निम्न व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से अपना हिसाब किताब तथा प्रपत्र आयकर नियम 6F सबसेक्शन 2 में वर्णित विधि से रखने होंगे, जिससे कि निर्धारण अधिकारी इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार उनकी कुल आय की गणना कर सके, जैसे वकालत, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिल्पकला, लेखांकन, प्राविधिक सलाहकार, भीतरी साज सज्जा करना तथा अधिकृत प्रतिनिधि, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सचिव तथा सूचना प्रौद्योगिकी आदि। कुछ करदाताओं के लिए अंकेक्षण की अनिवार्य व्यवस्था है। धारा 44 AB के अनुसार निम्नलिखित दशाओं में प्रत्येक करदाता के लिए संबंधित गत वर्ष के बही खातों का चार्टर्ड अकाउंटेंट से अंकेक्षण करवाकर धारा 139 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे अकाउंटेंट से विधिवत रूप से हस्ताक्षर एवं सत्यापित करवाकर निर्धारित फॉर्म में ऐसे अंकेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जैसे यदि व्यवसाय करने वाले करदाता की बिक्री अथवा सकल प्राप्ति उस गत वर्ष के दौरान 1 करोड़ रुपये से अधिक हो अथवा पेशे में लगे हुए करदाता की सकल प्राप्ति 50 लाख रुपये से अधिक हो, अथवा यदि किसी करदाता के किसी भी गत वर्ष के व्यवसाय के लाभों को धारा 44 AE की व्यवस्थाओं के तहत व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ मान लिया जाता है, परंतु करदाता अपने व्यवसाय के लाभ इस प्रकार माने गए लाभ से कम होने का दावा करता है, अथवा यदि किसी करदाता के पेशे के लाभों को धारा 44 ADA की व्यवस्थाओं के तहत उस करदाता के लाभ मान लिया जाता है, परंतु करदाता उसके पेशे के लाभ इस प्रकार माने गए लाभों से कम होने का दावा करता है तथा करदाता की आय किसी भी गत वर्ष में कर योग्य न होने की अधिकतम राशि से अधिक होती है। स्टॉक का मूल्यांकन। व्यापार अथवा पेशे से लाभ शीर्षक की आय ज्ञात करने के लिए स्टॉक का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट, स्टॉक का मूल्यांकन अधिसूचित आय गणना एवं प्रकटीकरण प्रमाप ICDS में दी गई विधि की पालना करते हुए वास्तविक लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो दोनों में कम हो पर किया जाएगा। नेक्स्ट, माल या सेवाओं के क्रय एवं विक्रय का मूल्यांकन तथा स्टॉक का मूल्यांकन जिस स्थान एवं स्थिति में मूल्यांकन तिथि को माल या सेवा है उस स्थान एवं स्थिति में माल एवं सेवा को लाने के लिए करदाता द्वारा कर, शुल्क, उपकर, सेस या फीस के संबंध में किए गए व्यय का समायोजन करके इन व्ययों को शामिल किया जाएगा। ऐसी प्रतिभूतियों के स्टॉक का मूल्यांकन जो किसी प्रमाणित स्कंध विनिमय पर सूचित नहीं है अथवा जो सूचित तो है परंतु उद्धृत नहीं है, अधिसूचित आय गणना एवं प्रकटीकरण प्रमाप ICDS में वर्णित विधि से प्रारंभ में स्वीकृत वास्तविक लागत पर किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रमाणित स्कंध विनिमय पर सूचित
एवं उद्धृत प्रतिभूतियों के स्टॉक का मूल्यांकन अधिसूचित आय गणना एवं प्रकटीकरण प्रमाण में वर्णित विधि से वास्तविक लागत तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी दोनों में कम हो, पर किया जाएगा। वास्तविक लागत तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य की गणना वर्गानुसार कैटेगरी वाइज की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ आयों की कर देयता। धारा 145 में कुछ विपरीत दिया होने के बावजूद भी क्षतिपूर्ति या बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर करदाता को प्राप्त होने वाले ब्याज को उस गत वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें यह प्राप्त होती है। किसी ठेके में बढ़ी हुई कीमत के दावे की राशि अथवा निर्यात प्रोत्साहन राशि को उस गत वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें इसकी वसूली उचित रूप से सुनिश्चित हो जाए। नेक्स्ट, सरकार से सहायता, कर प्रोत्साहन राशि आदि को उस गत वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें यह करदाता को प्राप्त होती है, बशर्ते इस पर पहले किसी गत वर्ष में कर नहीं लगाया गया हो। मानी गई आय। मानी गई आय से इस शीर्षक में क्या आशय है? यदि कोई करदाता निम्नलिखित रकमों की प्राप्ति के साधन एवं प्रकृति के संबंध में कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताता है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से निर्धारण अधिकारी संतुष्ट नहीं होता है, तो ऐसी रकम को उस गत वर्ष की आय मान लिया जाएगा। यही मानी गई आय से संबंध है। जैसे पुस्तकों में जमा की गई कोई राशि, ऐसे विनियोग जिनके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं हो, स्पष्ट नहीं किए गए धन आदि, ऐसे विनियोग जिनको बही खातों में पूरा नहीं दिखाया गया हो और ना ही स्पष्ट किए गए व्यय। ये थे हमारे व्यापार अथवा पेशे के लाभों के निर्धारण से संबंधित अधिनियम की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं।